नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे की कानूनी पड़ताल करेंगे जिसने बंगाल इलेक्शंस के आखिरी नतीजों को कंट्रोवर्सी में डाल दिया। हम बात कर रहे हैं मैसिव वोटर डिलीशन केस की। ये एक ऐसा विषय है जहां चुनावी डेटा और कानून आपस में आकर टकराते हैं और हम स्ट्रिक्टली एज अ लीगल एक्सपर्ट इसके दोनों पहलुओं का विश्लेषण करेंगे। अब इस पूरे कानूनी विवाद का पैमाना कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 90.8 लाख। ये आबादी किसी छोटे देश से कम नहीं है और ये वही आंकड़ा है जो दर्शाता है कि अचानक से कितने नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। सोचिए, लगभग 90 लाख से ज्यादा वोटर्स रातों रात मतदान के अधिकार से बाहर हो गए। तो इस मुद्दे को थॉरोली समझने के लिए हम अपनी चर्चा को इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। कंट्रोवर्सी का असल कारण, तृणमूल के दावे, इलेक्शन कमीशन का डिफेंस, ग्राउंड पर बॉर्डर का कॉन्टेक्स्ट और आखिर में सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। आखिर ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू कहां से हुई? देखिए, किसी भी लीगल एनालिसिस में फाउंडेशनल फैक्ट्स बहुत जरूरी होते हैं। इस पूरे बवाल की जड़ में एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है। बेसिकली ये एक बहुत ही बड़ा इलेक्टोरल रोल रिव्यू था जिसके तहत ही बंगाल की लिस्ट से उन 90.8 लाख वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। और यही वो पॉइंट था जिसने इस विशाल कानूनी लड़ाई की शुरुआत की। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब उस चुनावी माहौल के बैकग्राउंड में हो रहा था जिसने स्टेट के पॉलिटिकल लैंडस्केप में भूचाल ला दिया। चुनाव के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी ने 294 में से 207 सीट्स पर जीत दर्ज की। एक ऐसा स्टेट जहां लगभग 15 सालों से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का दबदबा था, वहां ये फर्स्ट एवर इतनी बड़ी चुनावी जीत रूलिंग पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर आई। इस सब के बाद जाहिर है मामला कोर्ट में गया। तो आते हैं दूसरे पॉइंट पर। तृणमूल का लीगल आर्ग्यूमेंट क्या था? तृणमूल के वकीलों ने कोर्ट में एक बेहद दिलचस्प और स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपैरिजन पेश किया। उनका मुद्दा यह था कि 31 स्पेसिफिक सीट्स पर अपोजिंग कैंडिडेट्स की जो विनिंग मार्जिन थी वो लिस्ट से हटाए गए वोटर्स की टोटल संख्या से कहीं ज्यादा छोटी थी। कानूनी तौर पर उनका कहना है कि डिलीशंस इतने मैसिव थे कि उन्होंने डायरेक्टली चुनाव के फाइनल आउटकम को मटीरियली इफेक्ट किया। इस आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए एक केस स्टडी देखते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में तृणमूल कैंडिडेट सिर्फ 862 वोट से हार जाता है, लेकिन उसी सेम एरिया में 5000 से ज्यादा वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब थे। अब ऑब्वियसली जब हार जीत का फासला 800-900 वोट्स का हो और हटाए गए वोटर्स 5000 हो तो एक वैलिड फॉरेंसिक क्वेश्चन उठना तो लाजमी है ना? ये प्योरली एक लीगल स्क्रूटिनी की डिमांड करता है। तो क्या ये केस ओपन एंड शट है? बिल्कुल नहीं। यहां एंट्री होती है इलेक्शन कमीशन के डिफेंस की, जो डेटा पर आधारित है। इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल डेटा एक अलग ही कहानी बताता है। अगर उन 5 कंस्टिट्यूएंसीज का डेटा देखें जहां सबसे ज्यादा वोटर्स डिलीट हुए थे, जैसे सुजापुर में अकेले 1.5 लाख नाम हटे, तो वहां आखिर जीता कौन? तृणमूल कांग्रेस। इन सभी टॉप 5 हाईएस्ट डिलीशन वाली सीट्स पर तृणमूल ने ही जीत दर्ज की। ये स्टैटिस्टिक्स उन आरोपियों पर सीधा सवाल उठाते हैं कि डिलीशंस इलेक्टोरल इंजीनियरिंग के लिए इंटेंसली टारगेट किए गए थे। लेकिन प्योरली स्टैटिस्टिकल डिबेट से बाहर निकलकर हमें इस रीजन की डेमोग्राफिक रियलिटी को भी समझना होगा। देखिए, मुद्दा सिर्फ डेटा का नहीं है। बंगाल और बांग्लादेश के बीच 2217 किलोमीटर लंबा पोरस बॉर्डर है और इस वजह से अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन वहां का एक बेहद सेंसिटिव और डीपली पोलराइजिंग पॉलिटिकल इशू बन जाता है। यही वो ग्राउंड रियलिटी है जिसने वोटर डिलीशन की पूरी एक्सरसाइज को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। और इसी कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी के कारण हमें 2 बिल्कुल अलग नैरेटिव देखने को मिलते हैं। बीजेपी का क्लेम है कि वोट बैंक बनाए रखने के लिए इल्लीगल इमिग्रेंट्स पर आंखें मूंदी गईं और इसलिए इन घुसपैठियों को हटाना नेसेसरी था। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल का आरोप है कि ईसी और बीजेपी ने इस रिवीजन एक्सरसाइज का गलत इस्तेमाल किया ताकि लेजिटिमेट मार्जिनलाइज सिटीजन्स को उनके बेसिक वोटिंग राइट से हटाया जा सके। दोनों ही पक्ष के अपने कानूनी दावे हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर। इस सब पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टैंड लिया? इन कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक बिल्कुल क्लियर प्रोसीजरल रूल एस्टैब्लिश किया। उनका रुख साफ था। अगर किसी सीट पर जीत का मार्जिन हटाए गए वोटर्स की संख्या से सच में छोटा है तो अग्रीव्ड पार्टी इंडिविजुअली पिटीशन फाइल कर सकती है।
कोर्ट ने इस ग्राउंड रियलिटी को एक्नॉलेज किया कि वोटर लिस्ट से इजेक्शन के खिलाफ लोगों की अपील्स अभी भी सिस्टम में पेंडिंग है और इसलिए इसे चैलेंज किया जा सकता है। पर एक मैक्रो लेवल पर सिस्टम के सामने एक बेहद बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई है। अगर ओवरऑल स्टेट में दोनों पार्टीज के बीच का वोट कैप देखें तो वो करीब 32 लाख था, लेकिन जो अपील्स वोटर लिस्ट से बाहर निकाले जाने के खिलाफ सिस्टम में पेंडिंग है उनका आंकड़ा एक्चुअली 35 लाख है। यानी गैप से बड़ा तो अपील्स का नंबर है। और इस लीगल बैकलॉग की गंभीरता को समझना हो तो सीनियर एडवोकेट मेनिका गुरुस्वामी का ये ऑब्जर्वेशन काफी है। उन्होंने बताया कि जिस पेस पर हमारा जस्टिस सिस्टम अभी चल रहा है, सिर्फ इस करंट बैकलॉग को क्लियर करने में ही करीब 4 साल लग जाएंगे। और यही एक बेहद जरूरी और डीपली प्रोवोकेटिव सवाल खड़ा करता है। सोचकर देखिए, एक सरकार का टर्म 5 साल का होता है। अगर जस्टिस सिस्टम को सिर्फ नैरो मार्जिन्स वाली सीट्स पर लीगल बैकलॉग क्लियर करने में 4 साल लग गए, तो इस डिले का हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर क्या असर पड़ता है? क्या इतने लंबे समय तक जस्टिस डिनाई होना रिप्रेजेंटेशन की पूरी फाउंडेशन को ही वीकन नहीं करता? ये कानूनी पड़ताल एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को उजागर करती है जिस पर आगे सोचना बहुत जरूरी है।